अपने को चालू करना है चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। ये 2 टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में। अपने अब तक कितना है जो वैलिड एलिमेंट जो पढ़ लिए अपने कौन कौन सा वैलिड एलिमेंट पढ़ लिए? सर अपने लोग वैलिड एलिमेंट पढ़े एग्रीमेंट वाला बात, इसमें अपने 2 पॉइंट पढ़ते हैं। एक अपने पढ़ते हैं सर ऑफर और दूसरा अपने पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। सर फिर अपने पढ़ लिए कंसिडरेशन वाला बात, ठीक है ना? अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी एंड फ्री कंसेंट वाला बात। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो लोग कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। सर कैपेबल का मतलब क्या है? 3 चीज होना मतलब कैपेबल होना, या ये 3 चीज नहीं होना मतलब नॉट कैपेबल होना। अगर तुम बाई एज मेजर हो मतलब 18+ हो तो तुम कैपेबल हो। अगर तुम अनसाउंड माइंड नहीं हो मतलब तुम साउंड माइंड हो तो तुम कैपेबल हो। और तीसरा पॉइंट बोला अगर तुम नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो मतलब लॉ तुमको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। यानी ये तीनों चीज अगर तुम फुलफिल करते हो तो तुम कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। और ये उल्टा क्या हो जाएगा? सर अगर तुम माइनर हो तो कैपेबल नहीं हो, अगर तुम अनसाउंड माइंड हो तो कैपेबल नहीं हो, और अगर तुम डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो तो कैपेबल नहीं हो। ठीक बात? तो लॉ अपने को ये नहीं पढ़ाता है कौन कैपेबल है, लॉ अपने को ये पढ़ाता है कौन कैपेबल नहीं। क्योंकि जो कैपेबल नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब लोग कैपेबल है। तो ये 3 बातें अपने को इस टॉपिक में पढ़नी है कि माइनर के लिए क्या रूल है, अनसाउंड माइंड के लिए क्या रूल है, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या रूल है। तो पहले बोला इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 बोल के एक लॉ है इंडिया। एवरी पर्सन इंडिया इज अ माइनर इफ इज नॉट अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। हर वो आदमी इंडिया में माइनर कहलाएगा जिसका 18 ईयर ऑफ एज नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो माइनर के केस में ध्यान में रखने का बात है। नंबर 1, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, इनिशियो है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। द लॉ ऑफ स्टॉपेज डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। इट मीन्स माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है। जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा, उसको चेकिंग करना है, उसको हर बात का ध्यान रखना है। तुम बाद में माइनर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये हमको झूठ बोला या ये हमसे छुपाया। हम आपको आके बोला हम 18+ है, आप मान के मेरा बात कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, और कल हम 18+ नहीं निकला मान लो, तो अब मेरा गलती नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते अरे नीरज हमको झूठ बोला तो हम क्या करें, तो नीरज का गलती है। नहीं, माइनर अपने माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है, वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपका जिम्मेदारी है ये आपको ध्यान रखना। अगर वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके अपने आप को मेजर बता के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और बाद में वो माइनर निकले तो वो कुछ भी लायबल नहीं है, आपका गलती माना जाएगा, आप ही पे पूरा लायबिलिटी आएगा। ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर, नो रिलीफ टू बी ग्रांटेड। एक बात समझो, माइनर के साथ आप कुछ भी कर लिए और माइनर उस चीज को यूज करके खा लिया, खत्म कर दिया, अब आप उसको वापस नहीं ले पा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? रेस्टिट्यूशन के रेस्टिट्यूशन मतलब आपको वापस मिल जाना आपका सामान। ठीक है? नो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन नहीं बोला लेकिन इसका मतलब रेक्टिफिकेशन जैसा ही है। नो रेक्टिफिकेशन ऑन अटेनिंग एज मेजोरिटी। हम अभी मान लो 17 ईयर्स के, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि हम माइनर है। लेकिन अब हम बाद में 1 साल के बाद 18 का हुआ, अब हम बोला चलो कोई बात नहीं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेते हैं, नहीं चलेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो वो अलग बात है, क्योंकि जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस डेट को हम माइनर है।
है ना? हाँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रेक्टिफाई, यानी रेटिफाई, लॉ में रेटिफाई बोलते हैं। मतलब हम बाद में अप्रूवल या कंफर्मेशन दे रहे हैं कि चलो हम कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, या हम इसका लायबिलिटी बियर करेगा, क्योंकि अब हम 18+ हो गया है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का हम लायबिलिटी बियर करने को तैयार है, जो हम तब साइन किया था जब हम माइनर था। वो कॉन्ट्रैक्ट को हम दोबारा वैलिड नहीं कर सकते। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, वो अलग बात होगी। ठीक है? हाँ सर माइनर बेनिफिशियल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, वो अलाउड। मतलब माइनर को एडवांटेज हो रहा है, वो चलेगा, दूसरा पार्टी बाइंड हो जाएगा, लेकिन माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी बाइंडिंग नहीं होगी। नहीं। माइनर एजेंट का काम कर सकते हैं। माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट बट इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट। माइनर को आप एजेंट बना के भी काम कर रहे हो, आप कर सकते हो। ठीक है? माइनर एजेंट का काम कर सकते हो। अब सर ये तो बड़ा गजब बात हो गया, मतलब माइनर पे तो आप कोई जिम्मेदारी छोड़ ही नहीं रहे, कोई लायबिलिटी नहीं माइनर का, तब तो सर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा ही नहीं। हाँ है ना? है ना? हेलो। आवाज आ रहा है? नहीं सर, अभी नहीं, अभी आ रहा है, आगे आगे नहीं आ रहा है। तो ये बेनिफिशियल वाला बात समझ में आया था? माइनर कैन बी हाँ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का है। हाँ, एजेंट वाला? सुनाई नहीं दी। एजेंट वाला नहीं, वही सुनाई नहीं दी। माइनर को आप एजेंट बना सकते हो। माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, बट वो पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी एक्ट के लिए, लेकिन माइनर को आप एज एन एजेंट रख सकते हो, मतलब माइनर एजेंसी का काम कर सकते हो। ठीक है? हाँ नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत काम का है। सर ये सारा बात पढ़ के एक चीज समझ में आ रहा है कि आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो माइनर कोई चीज के लिए लायबल नहीं होगा, नहीं। तब तो सर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा भी नहीं। हाँ कौन अपने गले में जिम्मेदारी लेगा हर बात के लिए? मतलब माइनर खाली फायदा में रहे और लायबिलिटी हो तो आप माइनर से वसूल ही नहीं कर सकते उसका पैसा, तो आप करोगे क्या ऐसा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन? नहीं। नहीं करोगे। तब लेकिन सर एक दिक्कत का बात आ गया, फिर तो उसको कोई नेसेसिटी टू लाइफ भी नहीं देगा। जिंदगी जीने के लिए जो एक बच्चे के लिए जरूरी है उसको भी वो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ तब तो सर मान लो कोई माइनर है जिसके गार्जियन या पेरेंट नहीं है, वो तो मर जाएगा, हाँ क्योंकि उसको कोई रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ ये सब देने से डरेगा, हाँ। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे लॉ बोला माइनर को आप नेसेसिटीज दे सकते, और अगर उसका कोई स्टेट या प्रॉपर्टी है, उसका कोई स्टेट या प्रॉपर्टी है, आप वहां से पैसा वसूल कर सकते। नेसेसिटी टू लाइफ के लिए क्या सर? नेसेसिटी टू लाइफ क्या क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, और एक चीज हम बोलेंगे, अगर माइनर का मान लो पापा मम्मी था, उसका डेथ हो गया, तो उनको वो डेथ के टाइम उनको जलाने वलाने वो सब के लिए तो पैसा चाहिए होगा माइनर को। हाँ वो भी माइनर के पास मान लो नहीं है, और माइनर को कोई वो पैसा प्रोवाइड करता है या वो सामान प्रोवाइड करता है, हाँ। तो वो भी नेसेसिटी में गिना जाएगा। डेथ रिचुअल्स, ठीक है? हाँ ये सब अगर आप माइनर को प्रोवाइड करते हो और माइनर का कोई स्टेट या प्रॉपर्टी है तो वहां से पैसा वसूल कर सकते हो। सर माइनर का कोई स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है तब पर्सनली वो लायबल नहीं होगा कि वो कहीं से कमा के आपको ला के दे या कान किडनी लीवर बेच के आपको पैसा दे। मतलब माइनर को आप पर्सनली लायबल तो किसी सिचुएशन में नहीं कर सकते, बस नेसेसिटी टू लाइफ के केस में क्या बोला, अगर उसका कोई स्टेट है तो वहां से पैसा वसूल कर सकते। कर सकते। माइनस प्रॉपर्टी इज लायबल, देखो यहाँ पे लिखा, बट कैन नॉट हेल्ड इन पर्सनली। ठीक है? हाँ माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। अरे सर जब वो लायबल ही नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर करें? ठीक बात? हाँ Where a minor is can adult jointly enter into an agreement with another person, the minor is not liable. अगर एक माइनर और एक मेजर मिलके कोई मान लो हम और आप, चंद्रलेखा मान लो हाँ। एक बार के लिए माइनर है, हाँ नीरज मेजर है,
हाँ चंद्रलेखा और नीरज मिलके किसी थर्ड पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हाँ मतलब चंद्रलेखा और नीरज मिलके बिजनेस चालू किए, ठीक है। अब बोलो किसी को सामान बेचे या किसी से रॉ मटेरियल खरीदे, यानी वो क्रेडिटर, हाँ तो चंद्रलेखा और नीरज उसको लाइबल होंगे पेमेंट के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मान लो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस है ये, तो बेटा जी चंद्रलेखा लाइबल नहीं होगी, सिर्फ नीरज लाइबल होगी, पर्सनली लाइबल। हाँ तो ये बात हो सकता है, अच्छा ये अलाउ, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट हम डाल दे रहे हैं 10 नंबर, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। सर क्या हो सकता है वो? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे एक बात और भी बचा, वो भी हम बोल दे रहे हैं, 11वां नंबर पॉइंट। एक बात बोलो, अरे कभी तो मेजर होगा सर, जिंदगी भर माइनर थोड़ी नहीं रहेगा। हालांकि ये बात अपने को पार्टनरशिप में पढ़ना है, बट हम यहाँ पढ़ा दे रहे, एक लाइन का बात है, जान लो। हाँ एक आदमी माइनर है, वो पार्टनर बना, हाँ अब मान लो वो पार्टनर तो बन नहीं सकता सर, वो माइनर है, उसको आप बेनिफिशियरी बनाए, मतलब सिर्फ बेनिफिट में हिस्सा होगा, लायबिलिटी में कुछ नहीं देगा। हाँ अब मेरे को एक बात बोलो, वो कभी तो मेजर होगा सर। हाँ मान लो जो 16 का था तब आप उसको बेनिफिशियरी बनाए, हाँ अभी वो 2 साल के बाद 18 का हुआ, हाँ अब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है कि छोड़ रहा है। 6 मंथ का टाइम मिलेगा, 6 मंथ में उसको बोलना पड़ेगा कि वो पार्टनर है कि नहीं। अब अगर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करता है तो उसका लायबिलिटी शुरू हो जाएगा यहाँ से, और नहीं करता है तो हट जाएगा, कोई बात नहीं। ये बात पार्टनरशिप पे पढ़ना था, यहाँ नहीं। चलो अगला हेडिंग आ गया, साउंड माइंड। साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अलाउड है, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, ठीक है। साउंड माइंड में सर याद रखने लायक बात, पहला बात तो अनसाउंड माइंड बोलते किसको? हु इज अनसाउंड माइंड? पागल। सिर्फ पागल। डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब हाँ, जो अपना फायदा नुकसान नहीं सोच सके, ऐसा हाँ। सिचुएशन में जो अपना भला बुरा नहीं सोच। वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग, नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग इज गुड और बैड। अपना भला बुरा सोच नहीं सके या समझ नहीं सके, हाँ यानी एक तो सर पागल यानी इंसेन जिसको आप बोलते हो हाँ सर, दूसरा है अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रंकेन है, लूनेटिक जिसको बोलते हो। ड्रंकेन और लूनेटिक मतलब बहुत ज़्यादा नशे में, जब आदमी बहुत ज़्यादा नशा में होता है, कोई भी चीज़ का नशा हो, दारू का हो, ड्रग्स का हो, कोई भी चीज़ का अगर भयानक नशा हो रखा है उसको, तो उस समय अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। और सर अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा, जब किसी को बुखार होता है तो मैंने देखा 104 डिग्री 5 डिग्री, उस समय थोड़ा थोड़ा बेहोशी जैसा हालत में होता है, उस सिचुएशन में अपना सही और गलत नहीं सोच सकता, है ना। तो लूनेटिक, इंसान और बहुत ज़्यादा इलनेस, इसी को बोलते हैं अनसाउंड माइंड। मतलब उस सिचुएशन में वो अपना सही और गलत, ये चीज़ मेरे लिए मेरे इंटरेस्ट में है कि मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, ये सोचना वो पॉसिबल उसके लिए नहीं है। उसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वो कर देगा, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट वैलिड ही नहीं मानता, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। अब एक ही इसमें क्वेश्चन बनता है छोटा सा, कब मान लो कोई आदमी ऐसा होता है कहने लगा जो हर समय पागलपन में नहीं रहता, कभी दौरा पड़ता है कभी दौरा नहीं पड़ता। अब हर समय तो आदमी नशे में नहीं रहता,
हर समय तो आदमी 104 डिग्री फीवर में नहीं रहेगा। तो बेटा जी जब वो साउंड माइंड है तब उसके साथ कांटेक्ट करते हो तो वैलिड है, और जब वो अनसाउंड माइंड है तो उसके साथ कांटेक्ट करते हो तो वो इनवैलिड। सब पता कैसे चलेगा, प्रूफ कैसे होगा? अगेन हम लॉ पढ़ा रहे हैं, प्रूफ करना नहीं पढ़ा रहे। आपके पास सबूत होना चाहिए। चलो ठीक है। तो यहाँ पे दो बात लिखा, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding and forming rational judgment to its effect upon his interest. अपने फायदा नुकसान का वो रैशनल जजमेंट ले सके, इस बात का अगर वो कैपेबल है उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो ठीक है, नहीं तो देखो इसीलिए दो बात बोला। अब पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई आदमी ऐसा होता है जो मैक्सिमम टाइम पागल ही रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मतलब कभी कभी उसका दिमाग ठीक रहता है। तो मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो जब वो साउंड माइंड रहता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उल्टा बोला, कोई आदमी होता है वो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है और ओकेजनली अनसाउंड माइंड, तो नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड। मतलब सर अल्टीमेटली आप दोनों में एक ही बात बोलना चाहते हैं, जब वो साउंड माइंड है तो कॉन्टैक्ट कर लो, जब वो अनसाउंड माइंड है तो कॉन्टैक्ट मत करो। अब ओकेजनली या यूजुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतना ही बात इसमें याद रखने लायक। इसका एग्जाम्पल एक बार पढ़ना आप घर पे, यही इंसेन माइंड और ये सब कहीं बताया दोबारा, जितना हम डिस्कस कर लिया वही बात ये लोग बता रहे, ठीक है? तो यानी यहाँ पे दो बात बोलना चाहते हैं, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग रैशनल जजमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट, तभी वो साउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट को समझने का भी शक्ति है उसके अंदर, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, और रैशनल जजमेंट अपना फायदा नुकसान के बारे में लेने का भी उसके पास कैपेबिलिटी। अब सर आ गया तीसरा केस, अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन। सर कौन कौन है इंडिया में जिनको अदर डिस्क्वालीफाइड माना गया? कोर्ट या लॉ जिसको बोलता है यू आर डिस्क्वालीफाइड, मतलब डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सर पहला बोला एलाइन एनिमी या एलियन एनिमी। एलाइन एनिमी मतलब जिस देश के साथ अभी आपका वॉर चल रहा है, गवर्नमेंट इज एट वॉर। अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर कर दिया हमारा श्रीलंका के साथ वॉर चल रहा है, आप उस कंट्री के किसी भी आदमी के साथ कॉन्टैक्ट करो, आप डिस्क्वालीफाइड हो, वो आदमी डिस्क्वालीफाइड है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, बेटा फॉरेन कंट्री के बहुत सारे एम्बेसडर्स आते हैं इंडिया में, फॉरेन गवर्नमेंट के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव यानी सॉवरेन्स आते हैं इंडिया में। सर वो लोग भी डिस्क्वालीफाइड बोले, अरे सर वो लोग को क्यों डिस्क्वालीफाई किया? मान लो व्लादिमीर पुतिन इंडिया है या जो बाइडेन इंडिया है, सर वो लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अरे सर वो लोग कोई आतंकवादी थोड़ी नहीं। गवर्नमेंट बोला एक बात, बेटा जी आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और कल को अगर ये वापस इंडिया छोड़ के चले जाए और आपका पैसा नहीं मिले तो आप तो बोलोगे हम कोर्ट में केस करेंगे। बेटा पॉसिबल है इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो बाइडेन को कोर्ट में बुलाना? इंडिया अमेरिका का रिश्ता खराब हो जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अमेरिका हो सकता है इंडिया पे अटैक ही कर दे इस बात पे, तो आप ये नहीं कर सकते। हाँ अगर उनका कोई इंडिया में एजेंट है आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एजेंट तो इंडिया में ही रहेगा, उसको कोर्ट बुलाया जा सकता। लेकिन ये लोग जो फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोला भैया हम इनको इंडिया में सू नहीं कर सकते, कैन नॉट सू दे, ठीक बात। अगला बोला कन्विक्टेड, अगर किसी को कोई इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ है, जनरली 6 महीना का बात है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये याद रख लो, 6 मंथ के ऊपर किसी को जेल होता है ना, आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में, अब आपका पेमेंट नहीं कर पाएगा, अगर फिर आप कोर्ट केस करोगे, कोर्ट बोलेगा हम क्या करें, उसको जेल से थोड़ी बाहर ले आए आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराने के लिए, है ना। तो कन्विक्टेड आदमी के साथ वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। कोई आदमी को अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर उसके पास इंसॉल्वेंट का केस चल रहा है, हम दोनों ही केस बोलते हैं,
एडजस्ट इंसॉल्वेंट या उसके अगेंस्ट में अभी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, तो तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। हाँ सर केस चल रहा है, बाद में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ तब कर लेना, लेकिन जब तक केस चल रहा है या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दोनों ही मामले में आप उससे डील मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने जा रहा है या हो चुका है। अब आपका पैसा वो कैसे देगा, वो भी अटक जाएगा। हाँ। तो ऐसा आदमी के साथ डील ही मत करो। कोई भी कंपनी का, अपने पढ़े ना बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका पावर लिखा होता है। हाँ। उसका वो मेमोरेंडम एसोसिएशन उसका मेन रूल बुक होता है। हाँ। तो जो भी कंपनी है स्टैट्यूटरी बॉडी का जो मेमोरेंडम में जो रूल लिखा है उससे बियॉन्ड जाके उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, वो डिस्क्वालीफाइड है। मान लो एक कंपनी का मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि वो गाड़ी बना के बेचता है, और आप उसके साथ डील साइन कर रहे हो, मान लो मोबाइल चार्जर हो, हाँ। और वो बोला हम बना के दे देगा, मेरा अलग से मैं फैक्ट्री डाल रहा है, आपको मोबाइल चार्जर बना के दे देगा। प्रॉब्लम ये नहीं है सर वो मोबाइल चार्जर बना के दे पाएगा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है कि वो चार्जर का भी बिजनेस करता है, यानी उसको चार्जर का बिजनेस करने का भी परमिशन नहीं है ना। हेलो, जब आपने क्या पढ़ रहे थे, कंपनी का मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि उसको खाली गाड़ी बनाने का बिजनेस है, हाँ। लेकिन वो चार्जर का भी फैक्ट्री खोल लिया और आपको बोला चार्जर भी बना के दे देगा, हाँ। लेकिन उसका मेमोरेंडम में तो पावर नहीं है उसको। नहीं। तो अगर वो बियॉन्ड द पावर काम कर रहा है तो उसको ये बात अलाउड नहीं होगा, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। कोई ड्रंकन या इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा नशे में, उस आदमी के साथ भी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। सर अब एक सब बात है, आप इन सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करें, है ना। हाँ। किए तो क्या होगा, कोर्ट में वैलिड नहीं होगी। बस इलीगल नहीं हो जाएगा, वैलिड नहीं। हाँ वॉइड है ये एक तरीके से। कोर्ट बोलेगा हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अब तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करो, माइनर के साथ, अनसॉन्ड मैन के साथ या डिस्क्वालीफाइड लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कोई इनवैलिड नहीं है, सॉरी इलीगल नहीं है, इनवैलिड या वॉइड है ये बोलो। हाँ। हाँ अब आप कर लिए भैया, कोर्ट बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब अगर कोर्ट में केस करने आओ तो हम केस का सॉल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है। अगला इस चैप्टर का अगला पार्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर। आप और हम एक बात पे एग्री हो रहे हैं सेम सेंस में, विदाउट एनी प्रेशर। आप और हम कोई एक बात पे एग्री कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर। यहाँ पे 5 टाइप के बातों को प्रेशर माना गया या फ्री कंसेंट नहीं माना गया। हाँ। कोएर्शियन यानी धमकी देना। यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो चीज इंडियन पिनल कोड एक्ट में, इंडियन पिनल कोड क्या होता है सर, इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है हाँ। उसमें मना है जो चीज करना, किसी को धमकी देना, हम आपको नुकसान पहुंचा रहा है या फिर नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं, आपको, आपके किसी प्रॉपर्टी को, आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को। इन 4 चीज बोला, यू, योर प्रॉपर्टी, योर रिलेटेड पर्सन और योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। आपका कोई प्रॉपर्टी का पेपर है, घर का मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, हम बोला मेरे हाथ में हम आग लगा देंगे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना हम तुम्हारा प्रॉपर्टी का पेपर जला देंगे या फाड़ देंगे। हम तुम्हारा रिलेटेड पर्सन के माथे पे बंदूक रख के बोला इसको हम गोली मार देंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। हम तुम्हारा घर को ही जला देने का धमकी दिए, गाड़ी को जला देने का धमकी दिए, योर प्रॉपर्टी, या फिर हम आपको मारने का धमकी दिए, आपको नुकसान पहुंचाने का धमकी, आपके प्रॉपर्टी के, आपके रिलेटेड पर्सन को या आपके कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को अगर हम नुकसान पहुंचाना
नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं, ये दोनों ही इंडियन पिनल कोड में फॉरबिडन है। फॉरबिडन है मतलब मना है। मना है। तो सर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और आप ज़बरदस्ती मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं ऐसा कुछ करके, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में ये बात साबित अगर कर देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। वॉइड। वॉइड नहीं होगा बेटा। वॉइडेबल। ये 5 जो बातें बोली है ना बेटा, कोडिशन, इंटेंशनल, फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन और मिस्टेक, इसमें से खाली मिस्टेक वॉइड है, और वो भी एक ही केस में। 2 केस है मिस्टेक का भी, एक केस में मिस्टेक वॉइड है, एक केस में वॉइड नहीं है, बाकी चारों ही बेटा वॉइडेबल है। ठीक है, हाँ। पहले तो ऐसे ही याद कर लो, फ्री कंसेंट का पहला चारों बात ही वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है। और मिस्टेक जो है वो एक पॉइंट पे वॉइड और एक पॉइंट पे वॉइडेबल है या वैलिड है, सॉरी। ठीक है, तो मेरा अगर कोई इंटेंशन है, हम आपको धमकी दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके प्रॉपर्टी के, आपके रिलेटिव को, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को, तो फिर वो वॉइडेबल है। आप कोर्ट में साबित कर देते हो, अगर कोर्ट आपको ऑप्शन देगा, बोलो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे कि कैंसिल करे। ठीक है, हाँ। देखो यहाँ पे लिखा कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। अनलॉफुली हम तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी डिटेन कर ले रहे, अपने हाथ में ले रहे, बोल रहे काम करो वरना मार लगा देंगे या पाप पेपर फाड़ देंगे। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे बोला इफेक्ट ऑफ कोएशन क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये रहा, द एग्राइव पार्टी में ऑप्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, में ऑप्ट यानी चॉइस है उसके पास। ठीक है, हाँ। लेकिन एक बात और है, अगर आपको हम 2 लाख रुपए दे के आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखवा दिए थे, अब अगर आप कोर्ट में जाके कोर्ट में हम साबित किए कि नीरज सर तो हमको धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए थे, हमको तो नहीं देना है, तो 2 लाख रुपए का क्या करें जो आप लिए थे? तो ब्राइबरी कौन है? नहीं, ब्राइबरी नहीं, हम आपको बोले अपना जो गाड़ी है आपका वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो, माथा पे आपके बंदूक रख दिया, हाँ। हम बोला आपका गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो, हाँ। और इसके बदले में ये लो चुपचाप 2 लाख रुपये, हाँ। हम आपको पैसा दे के गाड़ी लिए। तो अनलॉफुल भी नहीं है? नहीं, अनलॉफुल है बेटा, आपको धमकी तो दिया, आपको मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, पैसा भी तो दिए ना। तो उससे क्या हुआ? अच्छा, बोला ना कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, हाँ। तो आपको तो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा ना, मन से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, फ्री कंसेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं की, हाँ। तो उस केस में क्या होगा? आप कोर्ट में केस किए, आप साबित कर दिए नीरज सर हमको धमकी देके करवाया था ये काम, हाँ। हमको पैसा लेना पड़ा क्योंकि नीरज सर मजबूर कर दिया था। हाँ। तो बेटा जी आपका गाड़ी आप अगर आप बोलते नहीं हमको तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कोर्ट आपको ऑप्शन देगा ना, बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है अभी भी कि तोड़ना है। हाँ। आपको लगा नहीं हमको तो नहीं करना है, तोड़ना है, तो तोड़ लो, लेकिन आप जो 2 लाख रुपए लिए तो उसका क्या करो? वापस दे दो। हाँ यही बात है, हाँ बिल्कुल वापस दोगे। यहाँ पे यही बोला, मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट सो ऑब्टेन, मतलब आपको जो भी बेनिफिट मिला वो वापस कर दो। अरे ऑब्वियस सा बात है, जब आप अपना गाड़ी नहीं देना चाहते तो पैसा हट के क्या करूँ? ठीक है, हाँ। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो 2-3 तो दिया। प्रोसिक्यूशन है, मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट। अच्छा ये बड़ा गजब केस लो, हम आपको धमकी दिया कि आप मेरा बात नहीं माने तो हम आपको झूठा आपके ऊपर एक केस कर देगा कोर्ट में। यहाँ पे कोर्ट बोला इसको क्वेश्चन नहीं मानता। तो एक एग्जाम्पल उल्टा याद रखने का, एक्सेप्शन याद रखने का तरीका ये, ठीक है ना। उसको फ्रॉड बोल सकते हो, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, लेकिन ये पोजीशन नहीं। हाई प्राइस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट अ पोजीशन। आपका मजबूरी का फायदा उठा के हम आपसे ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, आपको भी बहुत ज़रूरत है, मान लो घर में मेडिसिन का, हम आपको बोला हाँ एक बॉटल का दाम 100 रुपये, लेकिन आपको 200 रुपये लगेगा, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। ये कोई पोजीशन नहीं। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिया जिसको पोजीशन नहीं मानते, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता
अगला हेडिंग क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आपके विल को कंट्रोल कर, आपके विल को कंट्रोल करे। विल माने सर मेरा इच्छा, हाँ। आपके पापा, आपके मम्मी, आपका डॉक्टर, आपका लॉयर, आपका टीचर, जिन लोगों में से कोई आपको बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना हम तुमसे पापा मेंटल प्रेशर बना रहे, आपके विल को कंट्रोल करे, कोई आपको मेंटल प्रेशर बना रहे, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो क्वेश्चन हो गया, हम आपके मेंटल प्रेशर बना रहे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पापा बोले बस तुम बात नहीं मानोगी तो मेरा तुम्हारे पापा नहीं है, फिर या निकल जाओ मेरे घर से। आप पे मेंटल प्रेशर बनाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं किए तो पापा से बात। हाँ, आपके विल पे कंट्रोल कर रहे हो, आपकी इच्छा पे कंट्रोल कर रहे हो, कोई मेंटल प्रेशर बना। तो एक बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अननोन आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस अननोन नहीं कर सकता, कोई नोन पर्सन नहीं करे। तो देखो कोई ऐसा रिलेशन सब्सिस्ट कर रहा था बिटवीन द पार्टीज such that one party is in position to dominate the will of other and use the position to obtain some unfair advantage। यहाँ दो काम का बात हो रहा है, आपके विल को कंट्रोल कर रहा है और कोई अनफेयर फायदा भी ले रहा है। सर खाली विल को कंट्रोल कर रहा है, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहा तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, दो बात है, आपके विल को कंट्रोल कर रहा है, उसका कोई अनफेयर एडवांटेज उठा। जैसे हम आपको बोला, हम स्कूल का टीचर है मान लो आपका, हम बोला मेरा एक खटारा गाड़ी है उसको खरीदो, नहीं तो एक बार बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत गंदा दे। तो आपको आपके विल पे भी कंट्रोल कर रहा है और उसका हम गलत फायदा भी उठा रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई रिलेशन होना चाहिए मेरा, तभी तो कर पाएगा विल को कंट्रोल। अननोन आदमी धमकी देगा, आप उसका मानोगे क्या धमकी? नहीं। कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अपने क्या पढ़ रहे हैं? कोई टाइप का रिलेशनशिप, या तो अपेरेंट अथॉरिटी होना चाहिए, मतलब पापा मम्मी ये लोग, या फिर कोई टीचर लॉयर डॉक्टर वाला रिलेशनशिप। मतलब कैपेसिटी हो उसके अंदर कि वो टेम्पररी या परमानेंटली तुम्हारे विल को डोमिनेट कर सके। ठीक है, तुम्हारे मेंटल कैपेसिटी को डोमिनेट कर सके। तो ऐसा कोई कॉन्टेक्ट करवाता है तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, गार्जियन एंड गॉड रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, सॉलिसिटर एंड लॉयर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, कोई रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल, ये जो बाबा लोग होते हैं, है ना, फियांसे फियांसी रिलेशनशिप, फियांसे और फियांसी रिलेशनशिप। आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशनशिप, डेटा क्रिएटर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। लेकिन इनको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाए। इसके बाद आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी इफेक्ट क्या होगा सर? ये भी अवॉइडेबल होगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब बोलो, बोलना कुछ है, धोखा करना। धोखा। लेकिन यहाँ पे धोखा का मीनिंग ये लोग 4-5 ठो दिया। पहले बोला हम आपको जानते बुझते आपको कोई सच, मेरे को सच पता था बट हम आपको झूठ बोले, हम आपको ऐसा कोई बात बोला जो सच नहीं, और जो मेरे को भी पता था ये सच नहीं है। या फिर आपसे कोई सच छुपाया, मतलब आपको कोई झूठ बोला या आपसे कोई सच छुपाया, या फिर आपको कोई प्रॉमिस किया लेकिन उसको पूरा करना मेरा इंटेंशन था ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी किया जिससे आप डिसीव हो गए, मतलब आप कहीं और जा रहे थे आप कहीं और चले गए, आप कुछ और कर रहे थे आप कुछ और कर लिए मेरे ख्याल। या फिर एनी सच एक्ट और ओमिशन द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, या लॉ जिसको फ्रॉड बोला है दुनिया। ताजमहल बेच दिया मैं, तो इसको तो कानूनी फ्रॉड, पब्लिक ऑफिस आप बेच नहीं सकते। हाँ।
तो बेटा जी 5 चीज़ों को ये लोग फ्रॉड किए। जानते बूझते आपको झूठ बोला, जानते बूझते आपसे सच छुपाया, आपको कोई प्रॉमिस किया जो पूरा करने का मेरा कभी कोई इच्छा ही नहीं था, आपको ऐसा कुछ भी किया जिससे आप डिसीव हो गए, या फिर जो लॉ ही बोलता है कि ये फ्रॉड। अब यहाँ पे एक बात है, चुप रहना क्या फ्रॉड है? डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? सर अभी ऊपर आप पढ़ाए हैं, हम आपको जानते बूझते कोई सच छुपाया आपसे, वो फ्रॉड है। लेकिन यहाँ लॉ बोलता है चुप रहना इक्वल टू फ्रॉड नहीं है। नॉर्मली मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है? मेयर साइलेंस नॉट फ्रॉड, ठीक है? लेकिन सर 2 केस में चुप रहना इक्वल टू फ्रॉड हो, जहां मेरा बोलना जरूरी था, ठीक है, और जहां पर आप मेरे चुप रहने को यस मान रहे थे। आप मेरे से पूछे कि नीरज सर अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे, मान लेंगे ये घर एकदम सही है, तो जब हमको जवाब नहीं दिया उसका मतलब आपका आंसर को यस हो गया, वो तो यहाँ घर सही है एकदम, तो फिर वो फ्रॉड। तो जहाँ पे मेरा बोलना कंपलसरी था, या जहाँ पर मेरा चुप रहना, देखो यहाँ पे क्या बोला, दिखाया गया 2 लाइन होगा वो नेक्स्ट पेज में आइए। व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहाँ बोलना मेरा ड्यूटी था, या जहाँ मेरा साइलेंस इक्वल टू बोलना ही हुआ, जहाँ चुप रहा, आप क्या बोले, अगर आप चुप रहे तो हम मान लेंगे घर में सब ठीक है, तो हम चुप रहा मतलब आप क्या मान लेंगे, सब ठीक है, हाँ है ना? सब ठीक है मतलब आप घर खरीद लो, और बाद में पता चला इस घर में तो सब ठीक नहीं है, ये तो फ्रॉड हुआ ना। ये 2 ही सिचुएशन है जहाँ पे चुप रहना इक्वल टू फ्रॉड है। अदरवाइज नॉर्मली कोई आपसे पूछे मेयर साइलेंस इज फ्रॉड, आप बोलोगे नहीं, ठीक है? और सर इसका भी क्या इफेक्ट होगा सर, ये भी वर्डेबल, ठीक है? हाँ बोल, हाँ, तो यहाँ पर अपने क्या पढ़े सर, ये भी वर्डेबल है। अगला क्या आया सर, मिस रिप्रेजेंटेशन, चौथा फैक्टर आ गया फ्री कंसेंट का। मिस रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं, मिस गाइड किए किसी, मिसगाइड, लेकिन जानबूझ के, क्योंकि जानबूझ के करते तो वो बिल्कुल हो जाता, फिर तो फ्रॉड हो जाता। फ्रॉड हो गया। तो हम आपको कोई झूठ बोला, बट हमको भी नहीं पता था ये झूठ, हम आपसे कोई, जब ऊपर वाला जो फ्रॉड वाला बात पढ़े थे ना, हाँ उसी का एकदम उल्टा बात पढ़ेंगे। हम आपसे कोई झूठ बोला, वहाँ क्या था, हमको भी पता था ये झूठ नहीं, बट यहाँ क्या होगा, हमको भी नहीं पता था ये झूठ। आप हमसे पूछे सर सेमेस्टर 2 का एग्जाम कब चालू होगा, मेरे को कहीं से न्यूज़ मिला था कि अगला हफ्ता से चालू होगा, हम आपको बोले शायद नेक्स्ट वीक से चालू होगा। बाद में टाइम टेबल आया जिसमें क्या पता चला कि तो 31 अगस्त से चालू है ना? यहाँ पर हम आपको झूठ बोला, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था ये बात झूठ, तब ये फ्रॉड नहीं है, ये मिसप्रेजेंटेशन। हम आपसे कोई सच छुपाया, लेकिन हमको भी नहीं पता था ये बात सच है, तो ये फ्रॉड नहीं है, मिसप्रेजेंटेशन। हम आपसे कोई प्रॉमिस किया, तब हम नहीं जानता था हम इसको पूरा नहीं कर पाए, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ प्रॉमिस कर रहा है ये जानते हुए कि इसको हमको पूरा करना ही नहीं। हमसे चंद्रलेखा पूछी सर हमको सीए में पढ़ा देंगे, हम यहाँ पढ़ा देंगे सर, कितना महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा, बस 3 महीना में। तो सर कब चालू करेंगे, बस अगस्त एंड में चालू करते, और अगस्त एंड आते आते हम बोला चंद्रलेखा हम तो नहीं पढ़ा पाएगा, बहुत बिजी है, बहुत काम है। अब आप फंस गए मेरे चक्कर में, आप कहीं और भी ज्वाइन नहीं किए। तो मेरे जब हम आपको प्रॉमिस किया तभी मेरा मन नहीं था कि हम पढ़ाएं आपको, बस हम ऐसे ही हाँ कर दिया देखो, ये फ्रॉड है। लेकिन यहाँ अगर उल्टा कर लें, हम आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको बोला था 1 अगस्त से सिलेबस चालू कर देंगे, और 1 अगस्त से मेरा सॉलिड तबीयत खराब,
या उसके ठीक पहले मेरा बहुत सॉलिड तबीयत खराब हुई। अब हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या ये फ्रॉड है? नहीं। क्या नहीं, प्रॉमिस किया, इंटेंशन भी था पूरा करने का, लेकिन अब कर नहीं पा रहा, वो अदर रीजंस के कारण। ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन। या फिर हम ऐसा कुछ एक्ट किया जिसमें मेरा इंटेंशन आपको डिसीव करने का नहीं था, आपको गुमराह करने का नहीं था, तो फिर वो फ्रॉड नहीं है। तो ऊपर जो बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसका रिवर्सल है। यहाँ पे इंटेंशनली या विलफुली होता तो फ्रॉड हो जाता। देखो क्या बोल, इट इज मेड इनोसेंटली या अनइंटेंशनली, है ना। हाँ। हम आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जो मेरे को भी नहीं पता था कि झूठ, हम कोई ड्यूटी ब्रीच किया लेकिन जानबूझ के नहीं। हम अपना कोई ड्यूटी, जैसे हम बोला ना हम पढ़ाएगा आपको, हम आपको आधा सिलेबस पढ़ा दिया, उसके बाद हम बीमार पड़े, तो हम अपना ड्यूटी तो ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है ना। सर ये सब भी वॉइडेबल ही है, और अब तक आप जितना पढ़ाए सब वॉइडेबल। अब आ जाता है वॉइड, सॉरी मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती। इरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। सर ये एक टाइप का मिसरिप्रेजेंटेशन जैसा ही। हम आपको कोई बात बोला जो हमको भी पता नहीं था ठीक है कि नहीं। मिस्टेक दो टाइप का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हमको लॉ नहीं पता था, ये एक मिस्टेक, और हमको फैक्ट नहीं पता था, ये भी एक मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ लॉ भी फिर दो टाइप का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। बेटा मिस्टेक ऑफ लॉ बोल के आप बच नहीं सकते, आया नहीं। मेरे को नहीं पता था मर्डर करने पे फांसी होती या मर्डर करने पे जेल होती, ठीक है ना। अगली बार से नहीं करेंगे, इस बार नहीं पता, इस बार हमको छोड़ दो। हम पुलिस वाला को बोला, हम लॉ को, जज को बोला, पुलिस वाला को बोला, इस बार हमको छोड़ दो, हमको पता नहीं था मर्डर करने पे जेल होता है, अगली बार नहीं करो। क्या कोर्ट हमको छोड़ देगा? नहीं। पुलिस वाला छोड़ देगा आरती करके? नहीं। उल्टा आरती करके डंडा भी मारेगा। तो सर आप मिस्टेक ऑफ लॉ बोल के बच नहीं सकते। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमको बात नहीं पता था। समुद्र में मेरा भी सामान आ रहा था, एक शिप में, आपसे हम डील किया, मेरे शिप में 1000 घड़ी आ रहा है, हम आपको बेचेंगे। लेकिन मेरे को भी नहीं पता था जब ये डील कर रहा था कि तो शिप डूब चुका। जब डील साइन कर रहा था तब तक शिप डूब गया था, बट मेरे पास भी खबर नहीं था। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, हमको बात नहीं पता था, है ना। तो फिर ये वॉइड है। आप ये बोल के बच सकते, लेकिन लॉ नहीं पता था ये बोल के बचे। अब मिस्टेक ऑफ लॉ दो टाइप का होता है, हमको देश का लॉ नहीं पता था, फॉरेन का लॉ नहीं पता। बेटा देश का लॉ नहीं पता था ये बोल के तो बिल्कुल ही नहीं बच सकते। अब फॉरेन का लॉ नहीं पता था, इस पर आपको थोड़ा बोड़ा सजा हो सकता है, ज़्यादा लंबा सजा नहीं। देखो मैं क्या लिखा, व्हेन अ पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय सच मिस्टेक, इट इज नॉट वॉइडेबल। ये वैलिड होगा, हमको सजा जो मिलना है मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है अब हम। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री का लॉ नहीं पता, हमको इस बात का हम एक्सक्यूज दे के बस, ठीक है। तो मिस्टेक दो टाइप का हुआ, मिस्टेक लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ फिर दो टाइप का हुआ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन कंट्री। इंडियन कंट्री का लॉ बोल के बच नहीं सकता, हमको नहीं पता। तुम इंडिया में रहते हो, तुमको लॉ पता करके काम करना चाहिए, लेकिन अब अमेरिका का लॉ हमको नहीं पता, अफ्रीका का लॉ हमको नहीं पता, जर्मनी का लॉ हमको नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया का लॉ हमको नहीं पता। सर ऑब्वियस बात है, हर देश का कानून आपको पता हो ये पॉसिबल भी नहीं, वहाँ हम बच सकते। इंडिया में गाड़ी हम चला रहा था, गाड़ी किस तरफ चलाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, हमको पता ही नहीं था, हम गाड़ी राइट में चला रहा था, पुलिस वाला मेरा चालान काट दिया। हम बोल के बच सकते हैं कि हमको पता नहीं था? नहीं। लेकिन ये फॉरेन में गाड़ी राइट हैंड साइड में चलाना पड़ता है, यूएस में। ये बात हमको नहीं पता। हम फॉरेन गए, हम इंडिया का आदमी है, हम इंडिया में जैसे गाड़ी चलाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ भी चला लिया।
पुलिस वाला हमको पकड़ लिया, हो सकता है वो पेनल्टी माफ भी करे, क्योंकि आपको फॉरेन का लॉ नहीं पता हो, ये बात फिर भी एक्सक्यूजेबल है। एक बार मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो टाइप का सर, बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मतलब सर वन साइडेड, और यूनिलेटरल मतलब बोथ साइडेड, है ना? सर बोलो। ओ बाइलेटरल मतलब बोथ द पार्टीज सर, और यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड सर, उल्टा बोलो। तो बाइलेटरल मतलब इन बोथ द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक। आपको भी नहीं पता था, हमको तब वॉइड है, ठीक है? मिस्टेक मत भी म्यूचुअल, मतलब दोनों को ही नहीं पता, और मिस्टेक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का, अब कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल भी नहीं, तो फिर वॉइड करो, बात खत्म करो, है ना? दोनों का गलती था, कोई बात नहीं। और मिस्टेक ऑफ अगर यूनिलेटरल है तो फिर तो आपने बताया पहले बाइलेटरल मिस्टेक तो वॉइड है, लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी वॉइड है। चलो दोनों ही वॉइड है एक तरीके से, ठीक है? तो सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ वॉइड। अगर आप फॉरेन लॉ तो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन इंडियन लॉ हो तो एक्सक्यूजेबल। वेरियस टाइप्स ऑफ मिस्टेक फॉलिंग अंडर द बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक कौन कौन सा होता है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिस्टेक विद द सब्जेक्ट मैटर कवर द फॉलोइंग केसेस। वो जो सामान था ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका और हम आपके साथ डील साइन करेंगे, ठीक है? सर ये मिस्टेक ही। तो मिस्टेक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अब है ही नहीं, तो सर वॉइड कीजिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हम बोल रहा था लाल वाला गाड़ी और आपको लगा ब्लू वाला गाड़ी, आपके पास दो कार थी, हम इशारा करके बोला वो वाला कार दोगे क्या, दोनों बगल बगल में खड़ा था। मेरा वो वाला का मतलब लाल वाला था और आपका वो वाला का मतलब हाँ ब्लू वाला था, तो ये हुआ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। सर ये भी वॉइड ही होगा। मिस्टेक ऑफ क्वालिटी, हम आपसे डिफरेंट क्वालिटी का सामान मांगा था, आपको डिफरेंट क्वालिटी लगा, आप हमको दे दिए, हम आपका सामान वापस कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी, हम आपको बोला था हमको 200 पीस चाहिए, आपको 200 की जगह कुछ और सुनाई दिया, ठीक है ना? तो ये भी क्या हुआ, वॉइड ही है। मिस्टेक ऑफ टाइटल, हमको लगा था ये सामान आपका इसलिए हम आपसे डील कर लिए, पर ये सामान आपका नहीं था। मिस्टेक ऑफ प्राइस, आप हमको लगा कि दो, आप हमको बोले 22 रुपये में, आप हमको बोले 62 रुपये में दें। 62 किसको बोलते हैं? नहीं पता, देखा मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ प्राइस, आपको लगा 62 मतलब सर शायद 52 बोल रहे हैं, जबकि 62 मतलब 62 होता है। मिस्टेक ऑफ प्राइस हो गया ना? तो ये सब हो गया यूनिलेटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल। बाइलेटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल से अब बोला मिस्टेक टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फिजिकली इम्पॉसिबल है या लीगली इम्पॉसिबल है, सर अब वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं तोड़ के ख़त्म कीजिए, क्या है ना? अरे बाबा फिजिकली अब इम्पॉसिबल है, मतलब सर आप हमको पहले, आपका पहले ना दोनों, मतलब मान लो हम इसका एग्जाम्पल, टाइम, हम आपको बोला था हम आपका ये काम कर दे, हमको लगा था ये काम 2 घंटा में हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए 2 घंटा नहीं 20 घंटा चाहिए, और 20 घंटा है ही नहीं अपने पास, तो फिर कैसे करें? छोड़िए। लीगली इम्पॉसिबल मतलब लॉ मना कर दिया, पहले लॉ इसको वैलिड कर रखा था, अब लॉ बोल दिया इनवैलिड है, अब लॉ इनवैलिड बोल दिया तो अपने को तोड़ना ही पड़ेगा। और यूनिलेटरल मिस्टेक अभी भी पड़े, नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू, ये भी जनरली क्या होगा, नॉट अलाउड एज अ डिफेंस इन अवॉइडिंग। हाँ लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक यहाँ पे क्या बोले, एक बार रुको,
हाँ, यूनिलेटरल मिस्टेक बोल के ज़्यादातर हम बच नहीं सकते, ये ज़्यादातर अवॉइडिंग नहीं कर सकता हम, ये मेरा डिफेंस नहीं हो सकता, वो हमको तो पता नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ही वैसा है कि बाय मिस्टेक ही हुआ था ये, तो अवॉइड हो सकता है। लेकिन अगर ये लगा कि हम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं यूनिलेटरल मिस्टेक बोल के, देखो बाईलेटरल तो सीधा सीधी वॉइड है, पर यूनिलेटरल सीधा सीधी वॉइड नहीं। अपने यहाँ पे क्या पड़े ऊपर कि दोनों वॉइड है, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे आके एक बात बोला कि बाई मिस्टेक जो बाईलेटरल मिस्टेक है वो तो पूरा पूरी वॉइड है, बस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ो, बात खत्म, कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक से फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का जगह लग रहा है, तब फिर ये वॉइडेबल हो जाएगा, अदरवाइज वॉइड, ठीक है। हाँ ये था आपका यूनिट 2.4।